बच्चों आज हम क्वांटम संख्याएं स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पहचान कराती हैं। कुल मिला के ये क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉनों की पहचान, माना कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 है, तो 7 के साथ हमारे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है उन सब की क्वांटम संख्या अलग अलग होगी। यदि हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को बताना चाहें तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो उस तीसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बता सकते हैं कि तीसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं ये हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्वांटम संख्या क्या है कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, उसकी ऊर्जा और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उसकी प्रकृति ज्ञात करने में सहायक होती है। तो हमारे आगे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति आदि ज्ञात करने के लिए 4 इंडेक्स संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और इन संख्याओं के द्वारा हम किसी परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन की पहचान आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। उन चारों के नाम बताए जा रहा हूँ। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिगंशी, तीसरा चुंबकीय और चौथा है स्पिन। इनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 4 प्रकार की है, यहाँ पर लिखी है। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। दूसरा दिगंशी एजीमुथल क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चौथा स्पिन क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को एल से दिखाते हैं, चुंबकीय को हम एम से दिखाते हैं, स्पिन को हम एस से दिखाते हैं। ठीक है। और बता दें, परमाणु में कक्षा के बारे में बताता है, ये उप कक्षा की जानकारी देता है, ये कक्षक की जानकारी देता है, कक्षक जो उप कक्षा के अंदर होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन की कुछ जानकारी देता है, चक्रण की जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण की जानकारी देता है। जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके बारे में बताता है। ठीक है। तो आपको बताया कि परमाणु में क्या होते हैं। परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक की 4 कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं के अंदर वो उप कक्षाएं होती हैं। उप कक्षाएं जो होती हैं वो कक्षकों से मिलकर बनी होती हैं। वो कक्षक जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो चक्रण करते हैं। ठीक हो गया। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, इसकी खोज बोर ने की थी। ठीक है। इसे एन से दिखाते हैं। ये मुख्य ऊर्जा स्तर ये कोष को दिखाता है। इसमें एन का मान जो होता है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक हो सकते हैं। इसको हम के एल एम एन आदि से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली कक्षा हमारी की कक्षा होगी n=1, दूसरी एल होगी n=2, यानी कि n=1 के लिए हम के कोष की बात करेंगे, n=2 के कोष की बात, एल कोष की बात करेगा, n3 एम कोष की बात करेगा। ठीक हो गया। और किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n² से ज्ञात की जाती है। जहाँ n जो है मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं, तो n बराबर हमारा जैसे 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, इसमें कितने आ जाएगी 2n² के हिसाब से 2 आ जाएगी। n बराबर यदि 2 है कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8। n बराबर 3 है तो 18 आ जाएगी, n बराबर 4 है तो 32 आ जाएगी। ठीक है। फिलहाल इन्हीं 4 की जरूरत पड़ती है। अब जब तत्वों की खोज होगी, संख्या बढ़ेगी, तो तब जाके आगे की हमारे वो आएंगे। इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के केंद्र से दूरी बताता है, इलेक्ट्रॉन की केंद्र से दूरी
केंद्र से दूरी, यानी कि त्रिज्या की आर की जानकारी देता है। जो भी अभी हमने पिछले बोर मॉडल में पढ़ा था कि आर क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर, मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है नहीं। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का भी परिकलन हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी कोश में कितनी ऊर्जा है उसको भी हम मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसके केंद्र से दूरी, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या और कौन सा कोश है, इन सब की जानकारी हम इससे ले सकते हैं। ये हमारे मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक हो गया। दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, इसी को सोमरफेल्ड ने गिरी। इसको कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये किसी मतलब परमाणु में उपकोषों की संख्या को बताता है। इसको एल से दिखाते हैं और एल का मान जो होता है एन पर निर्भर करता है। बिना एन का मान पता किए हम एल का मान पता नहीं कर सकते हैं। तो एन, किसी भी एन के लिए एल का मान जो होता है, किसी एन के लिए एल का मान 0 से n-1 तक होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, सपोज यदि n बराबर हमारे पास n का मान हमारा 1 है तो l का मान हमारा 0 हो जाएगा, एक ही मान होगा, संख्याएं बराबर होंगी। यदि n का मान यदि हमारे पास 2 है तो l का मान 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। 2 मान जाए, मतलब इसका मान 2 है तो इसके 2 ही मान होंगे, लेकिन उसका मान 0 और इससे 1 कम तक रहेगा। यदि n का मान हमारे पास 3 है तो l का मान कितना होगा 0, 1 और 2। यदि n का मान हमारा 4 है तो l का मान कितना हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो 0 है, जो ये दिखा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखो, l का मान 0, 1, 2, 3, ये 0 करता है s को, 1 रिप्रेजेंट p को, d 2 को और 3 f को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, उपकोष। ये हमारा, तो S जो 0 होता है, मैं इसका शेप के बारे में आपको बता चुका हूँ। मैं एक वीडियो बंद निकाली जा चुकी है परमाणु संरचना के बारे में, अभी मैं उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसका शेप जो है गोलाकार होता है, इसका डंबल आकार का होता है, डंबल, ये डबल डंबल, इसका जटिल होता है, ठीक हो गया। ये इसका वो, और एक ही कोष के विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा जो होती है वो इसके हिसाब से बढ़ती है, यानी सबसे ज़्यादा F की ऊर्जा होगी, फिर D की होगी, फिर P की होगी और फिर S की होगी। किसी एक कोष के लिए कोषों का मान की ऊर्जा जो है ऐसे बढ़ेगी, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। एक कोष के लिए, एक कोष के उपकोषों में हुआ, ठीक है। ये हमारा, इसमें एक चीज मालूम पड़ती है, किसी कोष में, किसी उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम निकाल सकते हैं। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, कहते हैं 2 × 12+1, 2 × 12+1 से दिखाई जाती है, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, तो 2 × 12+1 से इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालते हैं।
इसमें द्वितीय इलेक्ट्रॉन से कितनी आएगी 2, इसमें कितने आएगी देखो 2 2 1 3 दूनी 6, इसमें 10 और इसमें 14 नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो ये दिगंशी क्वांटम संख्या है, इसको सोमरफेल्ड ने खोजा था, जो कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कह रहे हैं। तो इसमें जो है हम इतनी जानकारी हम ले रहे हैं। नंबर 1 क्या पता चल रहा है, सब क्वेश्चन का पता चल रहा है। और किसी परमाणु में दिगंशी क्वांटम संख्या मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर कर रहा है, यानी एल का मान एन पर निर्भर कर रहा है। बिना एन का मान ज्ञात किए हम एल का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और एल का मान एन से 1 कम आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एन का मान 2 है तो 0 1 आएगा, 3 है तो 1 2 3 आएगा, यानी कि संख्या बराबर होगी लेकिन उससे संख्या में कम होगा। और किसी एक कोष में उपकोष का जो बढ़ता क्रम ये हो सकता है, एफ इसकी गुणज ज़्यादा होगी, फिर डी की, फिर पी की सबसे कम एस की होती है। और किसी एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, और जिसको हम निकालते हैं तो हमारा ऐसा आएगा। ठीक हो गया, यह है दिगंशी क्वांटम संख्या। अगला चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, यह कक्षकों की जानकारी देता है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को बताता है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन में उपकोष एक या एक से अधिक भाग में विभक्त हो जाते हैं, जिसे जीवाणु प्रभाव कहते हैं। उस प्रभाव को यह बताता है। ठीक है, उनकी संख्या बताता है। और किसी परमाणु में चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का मान दिगंशी क्वांटम संख्या एल के मान पर निर्भर करता है। ठीक हो गया, जिसको हम लिख रहे हैं। एक कक्षकों की जानकारी देता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति बताता है। इसका मान दिगंशी क्वांटम संख्या एल पर निर्भर करता है। किसी भी एल के लिए एम का मान -m से +m तक -m तक होता है। ठीक है, इसको समझेंगे हम कुछ एग्जाम्पल से। यदि n का मान यहाँ 2 है तो हमें पता है कि l का मान कितने होंगे। l का मान होंगे 0 1। ठीक हो गया, m का मान 2 है तो l का मान 0 है। तो m का मान होगा, इसके लिए अलग होगा। 0 के लिए m का मान 0 ही होगा, और 1 के लिए m का मान -1 0 +1 होगा। 3 मान होंगे। ठीक है, और यदि हमारे पास n का मान 3 हो जाता है तो कितना होगा, 0 1 2 हो जाएगा। 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1, ढंग से देख लो, -1 0 +1। 2 के लिए -2 -1 0 +1 और +2 होता है। ठीक हो गया। तो जो हमें ये दिख रहा है, ये हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में और डिटेल को बता रहा हूँ। चलो 4 तक ले लेते हैं, n का मान 4 ले लेते हैं, और डिटेल में बताता हूँ। 4 हो गया, 1 2 3 हो गया। ये कितना हो गया, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो इसके 7 मान आ रहे हैं। ठीक हो गया, इसके 7 मान यहाँ पर हमें आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी हम इसकी बात कर लेते हैं, कक्षकों की बात को डिटेल में समझ लेते हैं, उनके आकार के बारे में समझते हैं। ये अभिविन्यास बता रहा है, ये कक्षकों का अभिविन्यास बता रहा है। ठीक है, क्या अभिविन्यास उसको समझा रहे हैं। तो देखो, ये तो हमारे हो गए कोष। कोष के अंदर होते हैं उपकोष, और उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक।
परमाणु में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कक्षक के अंदर होते हैं, कोष के अंदर हो गए उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक। अब कोष क्या हो गया, कोष हमने बता दिया, कोष को हम क्या बोलते हैं, के लेमन से दिखाते हैं, के एल एम और एन। बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की बढ़ता जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उपकोष, इसके कोष में केवल एक उपकोष होगा जिसे हम एस बोलेंगे, ठीक है। इस एल कोष में, इसमें देखो, इसमें एन का मान कितना है, एन का मान इसमें 1 है, ठीक है ना। एन का मान कितना है, इसमें 1 है। इसमें एल का मान कितना है, केवल 0, 1 ही तो है, ठीक है ना। इसमें एन का मान 2 आ गया, तो उपकोष हमारे हो गए 2, एस और पी, 2 उपकोष आ गए, ठीक है ना। 0, 1, 0 और 1 आ जाएंगे, ठीक हो गया। यदि एम का मान 3 होगा तो ये भी उपकोष 3 होंगे, 0, 1, 2, 0, 1 और 2। ये भी मैंने बताया कि 0 एस को दिखाते हैं, 0 को दिखाते हैं एस से, 1 को दिखाते हैं पी से, 1 को दिखाते हैं डी से, ठीक है ना। यदि एन का मान 4 आ गया तो कितने आ गए एल का मान, 0, 1, 2 और 3 आ गए, ठीक है ना। तो क्या आ गया, कौन से उपकोष आ गए, उपकोष इसमें एस, पी, डी और एफ, ये 4 उपकोष आ गए। अब तक जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन की तत्वों की संख्या ज्ञात है, उनमें ये 4 उपकोषों में फिलहाल हमारा काम चल जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारे हो गए। इन उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं। अब देखो, एस उपकोष है, एस उपकोष का आकार क्या, तो गोलाकार होता है। जो ये पी कक्ष है, पी उपकोष है, उसका आकार डंबल आकार का होता है। डंबल समझे, जो डंबल जो खेलते हैं, डंबल आकार का ऐसे दिखा रहा है। ये पी उपकोष है, डंबल आकार, ठीक है ना। तो इनका विन्यास 3 डायरेक्शन होता है। जैसे हमारे पास ये 3 डायरेक्शन है, एक्स, वाई और जेड, 3 डायरेक्शन होते हैं। तो अगर एक्स दिशा में, एक्स एक्सिस में होगा, यदि एक्स एक्सिस में होगा ये, तो पी एक्स बोलेंगे इसको। यदि वाई एक्सिस में होगा, इसका विन्यास जो है वाई एक्सिस में है सबूज, तो पी वाई बोलेंगे इसको। और जेड डायरेक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, पी जेड बोलेंगे, ठीक है। तो पी का जो पी हमारे उपकोष हैं, इनका 3 जो है, अभी 3 इनके कक्षक हैं, इनका अभिविन्यास 3 प्रकार के अभिविन्यास हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो पी उपकोष को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करते हैं। ये हमारा पी उपकोष है, ये पी एक्स दिखाएगा, ये पी वाई को रिप्रेजेंट करेगा, पी जेड को दिखाएगा, ठीक है ना। और अभी आपने बताया था कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 × 12 + 1 से इसमें एकदम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रत्येक में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए, 6 हो गए। 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें कैपेसिटी इसकी नहीं, कम हो सकते हैं लेकिन अधिक नहीं आ सकते। इसी प्रकार हमारा जो डी कक्षक है, डी उपकोष है, इसमें 5 कक्षक होते हैं। इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ अभी आपको। ये डी कक्षकों का विन्यास हमारा है, डी के 5 होते हैं। तो एक डी x² y स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अगर एक्स, डी एक्स और वाई अक्षकों के अक्ष में यदि 2 लोब्स हमारे हैं तो डी x² y स्क्वायर, और डी जेड वाले अक्ष में यदि लोब्स है और चारों तरफ नेगेटिव चार्ज का घेरा बना हुआ है, इसे बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। इसमें एक लोब पूरा पॉजिटिव और एक लोब नेगेटिव होता है, जबकि पी में आधा लोब ऊपर पॉजिटिव, नीचे आधा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए आप, यदि एक्स वाई अक्ष के बीच में यदि होगा, बीच में ये लाई कर रहे हैं, इनका भी विन्यास इस तरीके से है, तो डी एक्स वाई, वाई और जेड एक्स के बीच में यदि ये लूप से हमारे
लाई कर रहे हैं तो डी वाई जेड, इसी प्रकार डी जेड और एक्स में डी एक्स जेड बोलेंगे। तो डी के 5 कक्षक हैं, इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम कक्षकों की बात करें, यदि हम क्वांटम संख्या के यदि हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे आप देखेंगे तो बार बार तो डायग्राम बनाएंगे नहीं, ये हमारे आ गए 5। तो इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे 5 जो होते हैं लोग होते हैं। मैं भी इनको लिख देता हूँ। ये हम शेप में देखना चाहते हैं तो इसको संख्या कक्षक के रूप में, तो ये पहला वाला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, बीच वाले को डी जेड स्क्वायर कॉमन प्राय बोलते हैं, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये -2, ये -1, 0, +1, +2। हम इधर +2, +1, 0, -1, -2 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसका जो कॉमन जो एक जनरल तरीका है वो ये है। पी का मैंने बताया नहीं था आपको, पी में पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 हमारे केस होते हैं। ये पी एक्स और पी वाई बोलते हैं, पी जेड को बीच वाले को पी जेड बोल देते हैं, ठीक है। -1, 0, +1 या +1, 0, -1 कैसे बोल सकते हैं। तो हमारे ये पी कक्षक, पी उपकोष के पी कक्षक और डी उपकोष के डी कक्षक उनका ये है। तो यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ये रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर आपको दिख रहे हैं -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है ना। तो इसके आधार पर भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो आपको खैर चुंबकीय क्वांटम संख्या में इंक्लूड नहीं है, पर मैंने आपको इसलिए बताया है। मैं अलग से डी उपकोष का डायग्राम आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसी मैंने कहा इसमें आपको हाथों हाथ पी उपकोष के जो कक्षक होते हैं उनका डंबल आकार, और जो डी उपकोष कक्षक होते हैं डबल डंबल आकार कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दी, इसको आप देख लें। ठीक हो गया, ये हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। अभी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो जरा और आपको तुम्हारा आसान हो जाएगा। जब क्वेश्चन लिखना होगा अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में आपको तरीके की जरूरत है। यह कक्षक की जानकारी देता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रकृति बताता है, इसका मान जो है दिग्गज क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, और किसी भी एल के लिए एन का मान -1 से +1 तक होता है। इतना लिख देंगे तो हमारे लिए काफ़ी होगा। ठीक हो गया। चौथा है स्पिन क्वांटम संख्या। अभी बात समझ लीजिए, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो स्वयं अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, ठीक है। तो अब ये चक्कर जो है, चक्रण की दिशा कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसको ये स्पिन क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करता है कि चक्रण हमारा कैसा है। और किसी कक्षक में जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों के चक्रण जो है अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को रिप्रेजेंट करता है। ये कक्षक में अवस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। यह चक्रण दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज अथवा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। 2 प्यारे चक्रण होंगे, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा अपने अक्ष में या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसको हम +12 या -12 से दिखाते हैं, +12 और -12 से। किसी एक को +12, जरूरी नहीं कि हम इसको +12 ही दिखाएं। यदि इसको +12 से दिखाएंगे तो इसको -12 से दिखाएंगे, यदि इसको +12 से दिखाएंगे तो इसको -12 से दिखाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों इधर दिखाए जाए कक्षक में, एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। दोनों का जो डायरेक्शन है, जो हाफ जो एरो बना रखा है उसका डायरेक्शन हमारा अलग अलग होता है। तो ये कुछ नहीं चक्रण दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्पिन क्वांटम संख्या। इसके अलावा स्पिन क्वांटम संख्या परमाणु अथवा आयन के चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या करता है। ठीक हो गया। तो हम सीधे क्वेश्चन में आ रहे हैं। पहले समअप करते हैं इसको, फिर उसके क्वेश्चन में आते हैं। समरी ले लेते हैं इसका। यह मैं समरी बना रहा हूँ आपको। देखो, क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या L जो है इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर दिखाता है कि ये 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। N बराबर 1, 2, 3, 4 है। दिगंशी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर दिखाता है, जिसे सबसेल कहते हैं। इसमें sp-df होता है वो। L का मान 0, 1, 2, 3 हो गया। चुंबकीय क्वांटम संख्या थोड़ा बड़ा है इसमें, क्योंकि सबके S का 1, P का 3, D के 5 और F के 7 मान हमें लिखने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। वो आपको मैं लिख के बता रहा हूँ। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को बताती है, जैसे px, py, pz, P के 3 हो गए। इसी का D के 5 है, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dzx, dz स्क्वायर, dxy, dyz।
हालांकि इसको याद करने की इनको तो खैर आप याद करेंगे, लेकिन एफ को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये जटिल है, ये आउट ऑफ कोर्स है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 7 कौन कक्षक होते हैं। इसका एक तरीका है, पहले तो आप एक्स वाई जेड ऐसे बना लें, ठीक है ना। फिर आप देखिए, पहले सबका क्यूब ले लें, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर जेड बाहर लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर वाई बाहर लेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स बाहर लेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। एक क्रम में इसको ले लेंगे, लास्ट में आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये हमारे 7 जो हैं एफ के कक्षक हैं। इन 7 कक्षकों में प्रत्येक में 2-2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैं, कुल 14 इलेक्ट्रॉन। ये 5 कक्षकों में प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। ये 3 कक्षक हैं, प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार ये हमारा इसका अभिविन्यास रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका जो है कौन सा किस अक्ष में ये डंबल जो हैं, डबल डंबल जो हैं, ये डबल डंबल हैं, जटिल कॉम्प्लेक्स हैं, और ये हमारा डंबल है, किस प्रकार ये मतलब अभिविन्यासित हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ तक स्पिन क्वांटम संख्या, ये चक्रण दिखा रही है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण दिखा रहा है अपने अक्ष में, अपने अक्ष में क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये हमें जो है देखना है। तो हम इसके क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, क्वेश्चन आप करेंगे, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। एक फॉर्मूला और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एन के मान के लिए एम एन एल एम और ऐसे कुल मान कितने होंगे। यदि हमें एन का मान पता है तो एल का मान भी एन के बराबर ही होगा, यानी एन के मान 2 हैं तो एल के मान भी 2 होंगे, हालांकि उससे कम होता है, ठीक है। जैसे एल का मान, एन का मान हमारे पास 2 है तो एल का मान कितना होगा, 0 और 1, मान 2 ही है और संख्या में उससे कम है, तो एल का मान भी एम होगा। और एम का मान होता है एन स्क्वायर और एस का मान होता है 2n स्क्वायर। हमारे पास एन का मान पता है तो कुल एस के कितने मान होंगे हम बता सकते हैं। यदि हमारे पास एन के मान पता है तो डायरेक्ट एम के कुल कितने मान होंगे हम बता सकते हैं, ठीक हो गया। तो कैसे हमें संख्या काउंट करने के लिए पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, कुल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स कितने हैं, कुल क्वांटम नंबर संख्याएं कितनी होंगी एन के मान के लिए हम सीधे सीधे बता सकते हैं। एन बराबर एल है, सीधे देखो कुछ नहीं है, एन एन स्क्वायर 2n स्क्वायर एन एम एस, ठीक हो गया। एल एम एस, एल और एम और एस, एल के लिए एन, एम के लिए एन स्क्वायर, एस के लिए 2n स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए सभी दिगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, n बराबर 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो l का मान कितना आ जाएगा, l का मान आएगा 0 और हमारा 1 आएगा। तो n बराबर 2 मुख्य क्वांटम संख्या 2 के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 0 और 1 होता है। और प्रत्येक l के लिए यहाँ कॉलम बना लें, ज़्यादा आसान रहेगा, है ना, एक कॉलम ज़्यादा आसान रहेगा बनाना, इसमें गलती नहीं होगी। ये मुख्य क्वांटम संख्या है, ये दिगंशी है, ये चुंबकीय है। तो इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान तो 0 ही आएगा, और इसके लिए कितना आएगा, -1 0 और +1। ऊपर के फॉर्मूला देखते हैं, तो n बराबर कितना है, 2 है, l का मान कितना है, l का मान भी 2 ही आएंगे, कुल मान 2 हैं l के, है ना। और m के मान कितने होंगे, 2n स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि कुल मान कितने, 4 मान होने चाहिए इनके, 1 2 3 4 मान आपके इनके आ रहे हैं, ठीक है ना। कुल कितनी क्वांटम संख्या है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की संख्या 4 होगी, जिसमें एक एल के सापेक्ष जो है 0 है, दूसरा 1 के सापेक्ष -1 0 और +1 है, ठीक हो गया। ये तो हमें चेक करने के लिए निकाला था। अब ये आपसे कहते हैं कि इसमें स्पिन क्वांटम संख्या नाम बताओ। इसमें स्पिन ही पूछता है, SPIN स्पिन क्वांटम संख्या। तो प्रत्येक चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए स्पिन क्वांटम संख्या 2 मान होंगे, इसके लिए भी 2 मान होंगे, +12 -12, इसके लिए भी 2 होंगे, +12 -12,
इसको ऐसे लिख, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख के इसको ऐसे लिखते हैं -1 0 +1, ठीक है। ये प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो इतने हमारे ये स्पिन कोऑर्डिनेट संख्या नाम आ गए, ठीक है। समझ में आ गया। 2n स्क्वायर करेंगे एस बराबर 2n स्क्वायर, यानी 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 4 2 4 2 8, कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो स्पिन कोऑर्डिनेट संख्या कुल संख्या 8 आ रही है। तो इस प्रकार आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस सही ढंग से दिमाग लगाए करने वाली समस्या है। ठीक हो गया। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं।